समय पर इस भारत की सरजमी पर जन्म लिया और इस बहुजन समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। उन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और यहाँ बैठे मेरे सभी युवा साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो। साथियों, शायद भीम आर्मी के बारे में आप लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही सुन रहे होंगे, क्योंकि भीम आर्मी आज वो उगता हुआ सूरज है जो समाज पर हो रहे अत्याचार से लड़ाई लड़ने में आज सबसे आगे है। अगर बात की जाए एट्रोसिटी की, तो शायद किसी भी संगठन के कार्यकर्ता हो चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, वो वहां नहीं पहुंच पाते, पुलिस भी वहां नहीं पहुंच पाती, उससे पहले भीम आर्मी की टीम वहां पहुंच जाती है। क्योंकि भीम आर्मी में आज 90% के लगभग युवा है, और एक युवा जो होता है उसके अंदर एक पीड़ा होती है। जब वो देखते हैं कि हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा है तो उनको सहन नहीं होता। आज हमारे जैसे लाखों युवा अपने भविष्य को दांव पे लगा के आज समाज सेवा में उतरे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो बहुजनों का राज है, जो बाबा साहब का सपना था, वो साकार हो। लेकिन कुछ हमारे समाज में ही पैदा हुए दलाल और चमचे लोग आज हमारी बुराइयां करते हैं। आज हमें उन लोगों को पहचानने की जरूरत है। आप लोगों को भी भड़काया जाएगा, आपके घर वालों को भी भड़काया जाएगा, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, लेकिन अच्छा और सच्चा बाबा साहब का अनुयायी वही है जो अपने रास्ते पर रहेंगे। तो साथियों, भीम आर्मी के बारे में हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया, बाकी बातें सचिन भाई साहब ने बताई है। कुछ बातें मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा। जैसा कि भीम आर्मी बताया कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो कि छुटमनपुर गांव से बिलोंग करते हैं, गढ़कौली गांव से, और एक सब्बीरपुर कांड हुआ था, बहुत चर्चित कांड था। उसमें दलितों के घर फूंक दिए गए थे। वहां से जब युवाओं ने देखा कि कोई भी सामाजिक संगठन सिर्फ एक हम कह दे सांत्वना देने आते हैं, जो कि भाई चलो ठीक है हम आपकी कार्रवाई करेंगे, उसके अलावा किसी ने भी उनका सहयोग नहीं किया। जब वहां के लोगों ने देखा कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, जैसा कि तथागत बुद्ध भी कहता है कि अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि हमें खुद जलना पड़ेगा, हमें सूरज की तरह खुद तपना पड़ेगा, जब हम दूसरे को प्रकाश दे सकते हैं, तभी हम उजाला कर सकते हैं समाज में। तो इसलिए पहले हमें अपने आप को उस लायक बनाना होगा कि लाखों की संख्या में लोग हमारी बातों को सुने। आज प्रशासन कांपता है भीम आर्मी के नाम से। मैं आज की ही घटना आपको बता देता हूँ, करंट की, अभी से 1 घंटे पहले की। ये खौफ है भीम आर्मी का, ये खौफ है आप लोगों के सहयोग का। एक अकबरपुर नाटोल गांव है हतीन में, और एक और गांव है, उन दोनों की एक पंचायत है। तो हमारी आबादी जो है अकबरपुर नाटोल में 100 के 100% है, पूरा गांव ही एससी का है। वो अलग पंचायत की मांग करते हैं। जितनी भी एक पंचायत विभाग की जितनी भी एक वो होती है तैयारियां, या मैं कह दूं कि जितना भी उनका वो होता है लीगल प्रोसीजर होता है, वो सारा कंप्लीट करता है वो गाँव। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोगों को दबाया किस तरीके से जाए, क्योंकि सरकार में, शासन में और प्रशासन में कोई लोग अनुवादित हो, तो उन्होंने 2014 में पास आउट वो फैसला भी नहीं माना और उस पंचायत को आज तक अलग नहीं किया गया। उन लोगों ने डीसी के माध्यम से, पंचायत अफसर के माध्यम से, बीडीपीओ के माध्यम से हर तरीके से वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग, उन लोगों को जब पता लगा कि पलवल में भी भीम आर्मी संगठन है और आज चंद्रशेखर आजाद भाई के आगे प्रशासन घुटने टेक देता है, सरकार घुटने टेक देती है, तो कहीं ना कहीं हमें वहां से न्याय मिल सकता है, वो लोग हमारे लिए कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने भी उनको कहा कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एक हम संवैधानिक लोग हैं, कानून के दायरे में रह के सारे प्रोसीजर हम करते हैं। उन्होंने अपने सारे लीगल जो डॉक्यूमेंट्स वो हमको दिए, हमने उनको पढ़ा और देखा कि वे हर तरीके से हमारे लोग जो है सही है। तो आज मैंने कम से कम 10 से 15 बार डीसी के पास फोन मिलाया,
लेकिन शायद आप भी फोन मिला हुआ तो मेरे फोन पे सोनू कबीर करके भीम आर्मी जो है ट्रू कॉलर पे आता है, और वैसे भी मेरे नंबर शायद महकमे में है। तो उन लोगों ने एक बार मेरा फोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद मैंने अपने उपाध्यक्ष जी के नंबर से कॉल करवाई, तो उन लोगों ने पहले ही कॉल पे फोन उठा लिया, और भाई साहब ने बताया कि मैं भीम आर्मी से, भीम आर्मी आर्थिक मिशन से जिला उपाध्यक्ष बात कर रहा हूँ पलवल से, तो उन्होंने तुरंत फोन पाया। तो आप समझ सकते हो कि एक डीसी भी हमारे फोन कॉल को देख के हमसे बात नहीं करना चाहता, ये खौफ है हम लोगों को। बस हमें अपने अंदर उस उधम सिंह वाले गुण को जगाना पड़ेगा। जानते हो ना उधम सिंह के बारे में, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर उसके घर में घुस के मारा था, उस वंश के हम लोग। बस हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। साथियों, ज्यादा तो भीम आर्मी के बारे में मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप लोग सभी जानकार हैं, सभी सोशल मीडिया पे आप रहते हो। अभी आपने कांड देखा जो साहुपुरा गांव का हुआ था, हमारे वाल्मीकि भाई की जो हत्या कर दी गई थी, प्रशासन को सुनवाई नहीं कर रहा था। तो वहां पे चंद्रशेखर भाई 16 तारीख को आए, महापंचायत भाई के ही द्वारा की गई थी, ताकि कोई भी सामाजिक संगठन ये ना सोचे कि हर कहीं भीम आर्मी ही सरेले पहुंच जाती है, क्योंकि एक मानसिकता लोगों की बन चुकी है कि ये लोग एटमोस्फियर में इसलिए जाते हैं ताकि इनका नाम पॉपुलर हो। आज भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जान को हथेली पे लेके समाज में काम कर रहा है। हमें पता है हमें खुद धमकियां आती थी, हमें खुद ऐसे लोगों से मिलाएगा जो क्रिमिनल टाइप के हैं कि आप किसी केस में कहा गया आप फैसला करवा दो। दिखाया जाता है हम लोगों को, जब अच्छे बॉडी बिल्डर हमारे सामने बिठा दिए जाते हैं 25-30, और वहां हमको किसी भी तरीके से फंसाया जाता है कि भाई आप एक प्यार में लेके या भाईचारे में लेकर हमको बुलाया जाता है, और हम लोग भी इतने भोले हैं कि हम पहुंच जाते हैं, और वहां हमारे साथ वारदातें होती हैं। वही सीन मेरे साथ हुआ, लेकिन चतुराई दिखाकर या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मैं वहां से आया। वहां लोगों को इस लिए तैयार किया गया था, अगर ये हमारे खिलाफ जाता है तो हम इसको यहीं पे मारने का काम करेंगे। तो साथियों, आज हमें जरूरत है इकट्ठा होने की, क्योंकि एकता में बल है। आपने देखा है 2 अप्रैल का आंदोलन आप लोगों ने ही किया था, वो ना तो मैंने अकेले ने किया था, ना इन भाई ने अकेले ने किया था, वो संपूर्ण SC/ST समाज ने पूरे देश को, जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था, पूरे देश को जाम कर दिया था, और जिसको देखते हुए सरकार को घुटने के बल आना पड़ा, सफलता मिली, और हमें उस केस में सफलता मिली। उसके बाद में आपने देखा जो हमारे गुरु घर को तोड़ा गया था दिल्ली में, वहां भी आप लोगों ने ऐतिहासिक आंदोलन 21 अगस्त को करके दिखलाया था, और वहां भी सरकार को घुटने टेकने पड़े। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने आज तक अपना फैसला वापस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट को भी अपना वहां पर फैसला वापस लेना पड़ा था, और सरकार ने वहां पर भी घुटने टेककर हमारी बातों को माना। तो साथियों, आज जरूरत है हम लोगों को जागने की। सबसे पहले हमें अपने शरीर के ऊपर काम करना होगा, शरीर के ऊपर काम करना होगा। मैं भी कमजोर हूं, शायद कमी रही होगी कि हमारे माँ बाप इतने मजबूत नहीं थे कि वो हमें अच्छा खिला पिला सकें, लेकिन कुछ बुराइयां, कुछ कमियां जो हमारे अंदर होती हैं, वो भी हमें नुकसानदायक होती है हमारे लिए, और हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाती है, क्योंकि हमारे परिवार इतने संपन्न नहीं है कि वो हमें अच्छा खिला सके। लेकिन जितना खिलाते हैं वो भी हमारे शरीर में अच्छे से लगे, उसके लिए हमें जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गंदी आदत है, वो छोड़नी पड़ेगी। आप देखते हैं, नशे की बात करो तो जो भी दबंग लोग हैं या भी रोटी खाते हैं, फिर हम नशे की लत अपने अंदर पाल देते हैं, जिससे हम अपना तो भविष्य खराब करते हैं और आने वाली पीढ़ी का भी हम भविष्य खराब करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, नशे की जो आदत है, हमें अपने साथियों के अंदर से निकालनी होगी, कोशिश करनी होगी कि उनको किसी भी तरीके से दूर रखा जाए। और जिनको बिल्कुल लत पड़ चुकी है, उनके परिवार में, उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं, उनको इन बुराइयों से दूर रखना होगा। और साथियों, भीम आर्मी
बाबा साहब के जो 3 सिद्धांत हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, प्रॉपर उसी आधार पर काम करती है। सबसे पहला काम भीम आर्मी का एजुकेशन का है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में आज 4 से 5 हजार के बीच में भीम आर्मी की पाठशालाएं चल रही है, जैसा कि आप लोगों ने भी यहाँ पे चला रखी है, क्योंकि ये एक सामाजिक परिवर्तन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे एजुकेशन लेंगे, सामाजिक ज्ञान लेंगे उस भीम आर्मी की पाठशाला में, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, हमारे संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की विचारधारा, संत कबीरदास जी की विचारधारा, वह हमारे उन बुजुर्गों की विचारधारा या वो अत्याचार जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पीढ़ियों ने जो 5000 साल की गुलामी थी उसको झेला है, जब उस भीम आर्मी की पाठशाला में उन बच्चों को बताई जाती है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज का बदला लेने की सोचते हैं। और बदला हम किस तरीके से ले सकते हैं? एजुकेशन प्राप्त करके, उसके बाद में संगठित होकर के, और फिर संघर्ष तो हम अपने आप करना सीख जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके अंदर एजुकेशन का ज्ञान होगा, जिसके अंदर शिक्षा होगी, प्लस में महापुरुषों की विचारधारा होगी, वो लोग कभी भी समाज से दूर नहीं रह सकता, तो संगठन तो अपने आप बन जाएगा। उसके बाद में बात आती है संघर्ष करने की। जब हम संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने कलम का जो रास्ता दिया है, जब हम यहाँ से तेज होंगे, जब हमारी बुद्धि तेज होगी तो हमारी कलम भी तेज चलेगी और हम बाबा साहब के द्वारा दिए हुए अधिकारों को भली भांति जान सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग जुड़िए भीम आर्मी से, और जिस तरीके से आपने पहले से ही यहाँ पे बच्चों को जो पढ़ाने का काम कर रखा है, मैं उसके लिए पुनः आपको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और साथियों, एक उम्मीद करता हूँ कि आप 15 दिन में या महीने में यहाँ पे एक सेमिनार बहुजन महापुरुषों के विचार बच्चों के अंदर जरूर डालें, ताकि उस एकेडमिक ज्ञान के साथ साथ जो महापुरुषों के विचार है वो होने बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता है आज IAS, IPS, मिनिस्टर, MLA, MP, यहाँ तक कि लोग राष्ट्रपति तक बन गए, लेकिन उनके अंदर सामाजिक भावना नहीं। वो इसी चीज का नतीजा है क्योंकि वो लोग सिर्फ स्कूलों तक गए हैं और उन्होंने कभी समाज में और सामाजिक लोगों से कोई मुलाकात नहीं की, कोई भी मतलब नहीं रखा। आज भीम आर्मी में जितने भी युवा काम कर रहे हैं आपको एजुकेटेड मिलेंगे, डिग्री होल्डर मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो भविष्य को दांव पर लगाकर आज समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग मान्य बरसात काशीराम को पढ़ चुके हैं, वो लोग बाबा साहब को पढ़ चुके हैं, वो तमाम उन बहुजन महापुरुषों को आज पढ़ रहे हैं जिन्होंने समाज में काम किया है। और साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्योतिबा फूले जी ने कहा था कि जब आप समाज में काम करने के लिए निकलोगे तो सबसे पहला जो विरोध है वो आपको घर वालों का झेलना पड़ेगा। और आज जो समाज पर उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि आप मुझे एक घर से एक युवा समाज के नाम दे दीजिए, मैं देखता हूँ समाज में अत्याचार हो कैसे सकता है। क्योंकि आज जरूरत है, आज सबसे ज्यादा अत्याचार SC ST पर हो रहा है, इस बहुजन समाज पर हो रहा है। तो इसके लिए हमें लड़ना होगा और लड़ने के लिए पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए ऐसी छोटी छोटी भीम आर्मी की पाठशालाएं हमें अपने गली, मोहल्ले, नगर, गांव में खोलनी पड़ेगी। और वहां पर जो हमारे साथी पढ़े लिखे हैं, मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, सहारनपुर के अंदर जो इलेक्ट्रीशियन, जैसे हमारे साथी इलेक्ट्रीशियन हैं और जिन्होंने 10वीं 12वीं की है, वो भी बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर महापुरुषों की विचारधारा है। कोई भी 10वीं पढ़ा व्यक्ति 5वीं तक के बच्चों को आराम से हैंडल कर लेता है। तो साथियों, बस हमें तैयार होने की जरूरत है, हमें उस स्वार्थ को निकालने की जरूरत है और अपने अंदर एक दर्द जो समाज की पीड़ा है उसको समझने की जरूरत है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और साथियों, आप भीम आर्मी से जुड़े और किसी के बहकावे में ना आए। और जैसा कि मैं आपको एक और बात बता दूं, आप सबको पता होगा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी बनाई है। वैसे तो भीम आर्मी संगठन एक सोशल संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है उसकी राजनीति भी मजबूत होती है। पहले हमें अपनी गैर राजनीतिक जड़ है जो सामाजिक हमारी व्यवस्था है उस पे काम करना होगा। उसके बाद जो विकल्प बड़े भाई ने हमें दिया है उसके बड़े भाई के हाथों को भी मजबूत करना है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे तमाम पार्टियां हैं बहुजनों के नाम पर, लेकिन कोई भी पार्टी हमारे समाज पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है। वो सिर्फ एसी के कमरे में बैठकर वहां से ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर देते हैं, लेकिन कभी भी रोड पर आकर हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ते। तो साथियों, हमें उस विचारधारा को भी फॉलो करना होगा, शासक बनने वाली को। बाबा साहब ने कहा था हम इस देश के शासक हैं, 21वीं सदी हमारी है। ये मत सोचो कि राजनीति बुरी बात है। बहुत से लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि राजनीति से गंदी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं राजनीति से अच्छी कोई चीज नहीं है अगर वो सामाजिक रूप में की जाए, अगर वो समाज के और देश के हित में की जाए, तो राजनीति से अच्छी कोई चीज नहीं है। राजनीति को गंदी वही लोग बताते हैं जिन्होंने राजनीति का स्वाद ले लिया हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई भी सामाजिक व्यक्ति राजनीति में आए और अपने समाज का भला करे। इसलिए हमें राजनीति में भी आना है और यहाँ से युवाओं को तैयार करना है। चाहे एक छोटा पद मेंबर से लेकर और प्रधानमंत्री तक का पद हो, वो आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि अत्याचार उन्हीं लोगों पर होता है जिन लोगों का शासन नहीं होता। अगर हमारा राजा होता तो किसी की हिम्मत नहीं है हमारे लोगों पर अत्याचार कर जाए। मैंने यहाँ पढ़ा था, इसमें एक पॉइंट गलत लिखा हुआ था, मैंने वो मिटा दिया, आपने देख लिया होगा। इसमें आपने देखा है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून जो भी आपको स्वतंत्रता देता है वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि पहले हमें सामाजिक, पहले हमें अपने अंदर जो हमारा सोया हुआ इंसान है उसको जगाना पड़ेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम इस देश के शासक हैं। हमारे पूर्वज राजा महाराजा रहे हैं। सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे ज्यादा जिन्होंने राज किया इस देश पर सम्राट अशोक के वंशज हैं। हमें पहचानना पड़ेगा और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों, घूम फिर के बात आती है पढ़ने पर। हमें पहले अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा, क्योंकि तथागत बुद्ध ने एक बात कही थी, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि हमारे पूर्वज कह के चले गए, क्योंकि हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, उनको अनपढ़ रखा गया था, उन पे व्यवस्थाएं थोप भी गई थी। और फिर तथागत बुद्ध कहते हैं आप किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि मैं कह के जा रहा हूं, या मैं भी इस बात को कहता हूं आप मत मानो कि मैं कह के जा रहा हूं। लेकिन अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, अगर आपके अंदर ज्ञान है, अगर बाबा साहब के संविधान की बदौलत आपको पढ़ने का अधिकार मिला है और आपने वो पढ़ाई की है जिससे आपकी बुद्धि का विकास हुआ है, तो आप लोगों को पहले किसी भी बात को मानने से पहले अपनी कसौटी पर खरी उतारना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में वो बात बैठे और आपकी कसौटी पर खरी उतरे कि हाँ वास्तव में जो ये बात कही गई है वो सत्य है, तो आप उस बात को मानें, अदरवाइज किसी भी बात को आप ना मानें। और साथियों, मैं भगवानों के ऊपर या पाखंडवाद के ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज जिस तरीके से हमारा समाज इस कुरीतियों में घुसा हुआ है, ये 5000 की साल की गुलामी है जो वो आसानी से निकलने वाली नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो लोग आपसे कहते हो कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, आप उनसे कहिए कि और पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पूजा कीजिए। अगर आपकी श्रद्धा है और आप हमारी बातों को नहीं समझना चाहते तो आप कीजिए, लेकिन उन लोगों से आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि आप जहां भी जाएं, जिस भी मंदिर में जाएं, जहां पे भी आप माथा टेकने जाएं, वहां पैसे ना चढ़ाएं, क्योंकि वो भगवान पैसे नहीं मांगते। आप उनसे हाथ जोड़कर और अपनी जो भी मन की बात है, अगर आपको लगता है कि वहां आपकी बात मानी जाती है, तो आप हाथ जोड़कर उनसे कह के वहां से आ जाए। अगर फिर भी आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। और साथियों, क्योंकि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो मंदवादी व्यवस्था है, वो हम पे इसीलिए राज कर रही है क्योंकि देश की 85% जो आवाम है, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो बहुजन समाज है, वो आज इस गुलामी में फंसा हुआ है। मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं,
आज पुजारी वो लोग होते हैं, दान हमारा होता है, और उन लोगों की कोठियां होती है, उनके बच्चे संविधान को पढ़कर जज और मिनिस्टर बनते हैं, और हमारे लोग इस पाखंड में पढ़कर भिखारी बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो साथियों, इस भीम आर्मी पाठशाला में हमें अपने बच्चे वैज्ञानिक बनाने हैं, ना कि पाखंडवादी। इसलिए हमें उन लोगों का विरोध नहीं करना, उन लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं वो भगवान आपसे पैसे नहीं मांगते। उनसे कहिए, उनसे तर्क करिए कि आप लोगों से कहा जाता है कि जूते चप्पल मंदिर के बाहर उतार के, आप लोगों से कहा जाता है झूठे फल वगैरह या झूठी कोई भी चीज मंदिर में ना चढ़ाएं, कहा जाता है ना। लेकिन आप लोगों से ये कभी नहीं कहा जाता, एक नोट जो पता नहीं कितने लोगों के झूठ से चलकर आता है, कितने लोग उसे थूक लगाकर गिनते हैं, और जो झूठा हो जाता है उसको वहां पे चढ़ाने के लिए कभी मना नहीं किया जाता, क्योंकि उन लोगों को उससे मतलब है। और साथियों, आपको पता है हमारे लोग वहां दान करते हैं, लेकिन उस पैसे को वहां से अगर लेने लगे तो 100 बार सोचते हैं कि भगवान को बुरा लग जाएगा। ये हमारे मानसिक गुलामी है। लेकिन वही पुजारी उस पैसे के लिए उसको पूछता है। तो साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि जब आप महापुरुषों को पढ़ेंगे तो आप सारी सच्चाई जो है उसको जान जाएंगे। क्योंकि तर्क की कसौटी पर खरी उतारना सीख लो किसी भी बात को, आप सफल हो जाएंगे। बस मैं आपसे लास्ट में यही कहूंगा कि आप मजबूती के साथ भीम आर्मी से जुड़े, और यहाँ पे नए नए बच्चों को शारीरिक मजबूती दें, क्योंकि शोषण उसी के ऊपर होता है जो कमजोर होता है। अगर यहाँ 25 लड़के जिसके इतने बड़े बड़े डोले सोले हो और अच्छा लंबा तगड़ा हो, और 25 लड़के अगर इस समाज में आप तैयार कर दो तो पूरे गांव में किसी की औकात नहीं जो आप पे हाथ उठा दो, क्योंकि उनको पता है एक ही 10 पे भारी है। लेकिन अब उनको पता है कि 10 को पीटने वाला मैं अकेला ही काफी, इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। तो साथियों, हमारे अंदर कोई कमी रह सकती है, लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनके अंदर हम कोई कमी ना छोड़ें। उनको सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे ले जाइए, उनको हर तरीके से मजबूत कीजिए, और हम टीम धीरे धीरे पूरे जिले में अपने गांव को कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही हमारे गांव थोड़े बहुत रह रहे हैं, पूरे जिले में हमने कवर कर लिए हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। हम एक ऐसी टीम भी तैयार करेंगे जो हमारे समाज के बच्चों को लाठी चलाना, तलवार चलाना और वो योद्धा तैयार करके देगी जो अपने इतिहास पढ़ा होगा भीमा पूरे गांव, जहाँ 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काटा था। आज उन 500 महारों की जरूरत है हमें, क्योंकि पेशवा 28,000 नहीं 28 करोड़ तैयार हो गए हैं। हमारे समाज के लोग ही हम पे अत्याचार करने लगे हैं। हमें गद्दारों को पहचानना होगा, और हम वो भीम आर्मी की टीम तैयार करेंगे जो हर तरीके से मजबूत होगी, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और संघर्ष में सबसे आगे रहेगी। वो टीम हम तैयार करने वाले हैं साथियों। बस आप लोगों का साथ चाहिए, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया और हमारी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, और उम्मीद करता हूँ कि आप एक मजबूत टीम अपने गांव से बनाकर हमें देंगे, और जो भी समाज पे एट्रोसिटी होगी वहाँ आप घर वालों का भी विरोध सहन करके और समाज के साथ खड़े रहेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद प्रभारी जी। साथियों, प्रभारी जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई। साथियों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि जो हमें और लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि शायद हम जिस जगह काम कर रहे हैं शायद हमारे विचार नहीं है ऐसे। हम बहुत सारे